गेटवे क्लासेस। तो कंट्रोल सिस्टम की सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसफर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, राइट, और मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग करते कैसे एक मैकेनिकल सिस्टम की। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपने पहले भी बेसिक सिग्नल सिस्टम में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। जो चीज आप पढ़ के आते हैं और चीज को दोबारा पढ़ते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी थोड़ा सा। यहाँ पे एक दो चीजें एक्स्ट्रा और हमें करनी है, वो क्या करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। आज के लेक्चर में हम थ्योरेटिकल रखने वाले हैं, न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जांपल्स को हम ट्राई करेंगे। तो आज का लेक्चर थ्योरेटिकल रहने वाला है। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा ट्रांसफर फंक्शन का। मैंने लास्ट क्लास में भी आपने ये दो टॉपिक पढ़े होंगे। देखो, ये एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम हमने पढ़ा था, ओपन लूप क्लोज लूप क्या होता है, उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सिस्टम क्या होता है। तो आपको पता था कि सिस्टम क्या होता है, किसी भी जो एक प्रॉपरली अरेंज सेट ऑफ कंपोनेंट जिसको हम कह सकते हैं, जहां से हम कुछ आउटपुट ले सकते हैं। ठीक, जैसे हमारी कोई मोटर हो गई, कोई फैन है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है, हमारा सिस्टम ही तो है। हम कुछ इनपुट देते हैं और हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है। अब अगर हम उस सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज आपको फैन को कंट्रोल करना है तो आप उसमें रेगुलेटर लगा देते हैं, ठीक है। या अगर आपको गैस का, सपोज आप घर में खाना बनाते हैं तो जो खाना बनाने वाला स्टोव होता है, आपका गैस होता है, उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो वो क्या है, कंट्रोल सिस्टम है। आप गैस का फ्लो को कंट्रोल कर पा रहे हो। तो जब वो जो कंट्रोलर उसमें लगा हुआ है, जो वॉल्व उसमें लगा हुआ है जिससे आप गैस के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हो, वो आपका कंट्रोलर है। अदरवाइज क्या होगा, फुल कैपेसिटी में गैस निकलेगी, अगर उसको हटा दें हम तो क्या होगा, पूरी गैस निकलेगी। कभी सिम करना हो तो नहीं कर पाएंगे। वो भी कंट्रोल सिस्टम है। एक कंट्रोल सिस्टम होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, या आप कह दीजिए फीडबैक बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, हम अपनी जो हमें आउटपुट पे चाहिए उस वैल्यू को बता देते हैं खाली। अब उसके बाद सिस्टम अपने आप काम करता रहेगा, फीडबैक देता रहेगा इनपुट को, कि जब तक कि ये वैल्यू नहीं आ जाती आप अपना काम करते रहिए। जैसे हमारा एसी हो गया, हमने टेम्परेचर सेट कर दिया कि हमें 23 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर चाहिए। अब उसमें एक सेंसर लगा होगा जो बार बार इनपुट को ये फीड कर रहा है। इनपुट क्या है, कंप्रेशर से जो गैस को वो आगे फ्लो कराता है। बार बार वो फ्लो कराता रहेगा कि अभी इतना ठंडा नहीं हुआ है, 23 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ, आप चालू रहिए। और जैसे ही रूम का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस होगा, वो सेंसर ये इन्फॉर्मेशन भेज देगा किसके पास, कंप्रेसर के पास, कि बस हो गया, कमरा ठंडा हो गया, 23 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब आप रुक जाओ। तो कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते थे, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब इन सब में ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे बनाते हैं और वो क्या होता है, आज के लेक्चर में थोड़ा सा उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी सिस्टम का आउटपुट है और जो इनपुट है उसको हम लाप्लास फॉर्म में लेते हैं। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम यूज करते हैं। रीजन क्या है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, एनालाइज करना आसान हो जाता है। टाइम डोमेन में आप देखिए, देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स, इंटीग्रेशन टर्म्स, ये सब होती हैं। बट जब आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो तो एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको सॉल्व करना कंपेरेटिवली इजी होता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या रेस्पॉन्स होता है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम जनरली जो भी ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे वो लाप्लास फॉर्म में ही निकालेंगे। तो किसी सिस्टम का जो आउटपुट है और इनपुट का रेशियो है लाप्लास फॉर्म में, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। अब मान लीजिए ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में हमने कुछ रेफरेंस इनपुट दिया RS, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया वो CS आया, ठीक है। तो यहाँ जो इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या होगा, सिंपली CS यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। बस ये ट्रांसफर फंक्शन होता है। अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। जैसे हमने सिस्टम पढ़े थे, दो सिस्टम हमने पढ़े थे, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। अगर हम बात करें क्लोज लूप सिस्टम की, देखिए क्लोज लूप सिस्टम कुछ ऐसा था कि ये कंट्रोलर था, ये प्रोसेसर था, ठीक है, ये कंट्रोलर है, ये प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, और यहां पर हम इसको इनपुट दे रहे हैं CS, ठीक, ये इनपुट इसको फीड हो रहा है,
यहां से हमें आउटपुट मिल रहा है और ये आउटपुट वापस फीड होके जा रहा है। ये तो था ना हमारे पास, ये पहले भी बताया था, ये फीडबैक होकर आउटपुट कहाँ जा रहा है, सीधे हमारा इसमें जा रहा है। अब अगर ये प्लस है तो ये पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है और अगर ये माइनस है तो ये निगेटिव फीडबैक कहलाता है। मैं इसमें दोनों साइन लगा देता हूँ, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीडबैक है, निगेटिव से कनेक्ट हो रहा है तो निगेटिव फीडबैक है। इन जनरल जो हमारे टाइप्स ऑफ फीडबैक होते हैं ये दोनों ही होते हैं और इन दोनों को ही हम यूज करते हैं, लेकिन निगेटिव फीडबैक कंपैरेटिवली ज्यादा यूज होता है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। पॉजिटिव फीडबैक बहुत कम जगह यूज होता है। जैसे निगेटिव फीडबैक को हम कहाँ यूज कर लेते हैं, निगेटिव फीडबैक को एम्पलीफायर में यूज करते हैं, ज्यादा जगह यूज करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में यूज होता है, कहीं मल्टी वाइब्रेटर में, इसमें ट्रिगर हो गया या आपका ऑक्सीलेटर्स हो गए, ये सब जगह जो होती है इन सब जगह हम आपका पॉजिटिव फीडबैक को यूज कर लेते हैं। ठीक, तो हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा भी आपको नहीं पढ़ना है। अब हमारा जो सिस्टम बना, इस सिस्टम का ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इसका गेन कितना है हमारे पास, जीएस। इसका गेन कितना है हमारे पास, जीएस। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ गेन। और इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक गेन। जो फीडबैक मिलेगा इसका कुछ गेन होगा, फीडबैक गेन को रिप्रेजेंट करते हैं हम हमेशा ऐसे। तो मैं इसका डायग्राम अगर दोबारा बनाऊं तो देखिए क्या बनेगा। इन दोनों को एक साथ हम यूज कर लेते हैं बेटा, कंट्रोलर और प्रोसेसर को। इन दोनों का मिला के जो गेन होगा उसको जीएस से रिप्रेजेंट करते हैं और फीडबैक जो होगा उसका गेन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एचएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम एचएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये हमारा फीडबैक सिग्नल हो गया। सपोज इसको मैंने नाम दिया हुआ था बीएस, तो ये हमारा आरएस माइनस बीएस, ये प्लस माइनस कर दिया, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, ईएस। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हमने बताई अभी आपको। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है जी, इतनी बात होती है। अब अगर मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। जैसे अगर ये मेरा पूरा ओवरऑल जो सिस्टम है, यहां से इनपुट मेरा कितना है, इनपुट मेरा कितना है आर, आउटपुट कितना है सीएस, तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन कितना हो गया, ट्रांसफर फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन कितना हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। बेटा आउटपुट कितना है सी एस, ठीक है, और इनपुट कितना है, ये तो हो गया मेरा सी एस अपॉन आर एस, ये हो गया हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट। अच्छा, अब अगर मैं केवल जीएस के लिए देखूं, ओनली फॉर जीएस, अब देखो जैसे जीएस है, ठीक है, अब इस जीएस को इनपुट क्या मिल रहा है बेटा, ईएस, यानी कि एरर सिग्नल, और आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, सीएस। तो अब अगर मैं जीएस के लिए लिखना चाहूं तो जीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जीएस इक्वल टू हो जाएगा बेटा सीएस अपॉन ईएस, सीएस अपॉन ईएस। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इसी तरह से अगर मैं इस एचएस के लिए देखूं तो देखिए एचएस में क्या होगा, इधर से इनपुट आ रहा है मेरा कितना, सीएस, और आउटपुट कितना है बीएस। तो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो एचएस इक्वल टू कितना हो गया, बीएस अपॉन सीएस, इक्वेशन नंबर 3। दूसरा, इस समेशन पॉइंट पे देखिए एरर सिग्नल क्या है, ये जो बीएस फीडबैक होके जा रहा है इसको रेफरेंस में से ये प्लस माइनस कर देगा, जो भी जिस टाइप का भी सिग्नल है, और आपको ईएस मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, ईएस इक्वल टू हो जाएगा, ईएस इक्वल टू हो जाएगा आर एस प्लस माइनस बीएस। ठीक है, ये मेरे पास 4 इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से अब हमें इसको सॉल्व करना है।
तो जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली इक्वेशन उठाते हैं, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं, CS इक्वल टू GS इंटू ES, GS इंटू ES। और देखो बेटा ES की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है तो मैं इसकी वैल्यू को यहां लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा GS इंटू RS प्लस माइनस BS। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, CS इक्वल टू GS RS प्लस माइनस BS को क्या लिख सकते हैं, HS इंटू CS। यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 BS इक्वल टू क्या हो जाएगा, HS इंटू CS। तो मैं इसको लिख सकता हूं HS इंटू CS। अब बेटा देखो GS इंटू ये वाली टर्म ये तो इधर आ जाएगी, लेकिन जो प्लस है जब इधर आएगा तो माइनस और माइनस इधर आएगा तो प्लस। तो मैं इसको लिख सकता हूं GS प्लस माइनस था तो अब ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा GS HS CS इक्वल टू GS इंटू RS। ठीक है, तो ये हो जाएगा, CS को हमने कॉमन ले लेंगे यहां से, एक सेकेंड, यार सॉरी। तो हमने क्या लिखा था बेटा, CS जो लास्ट लाइन आई थी वो लिख लेते हैं एक बार। आया था हमारे पास CS माइनस प्लस CS GS HS इक्वल टू RS इंटू GS। अब देखिए यहां से CS को कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा 1 माइनस प्लस GS HS। ठीक है, इक्वल टू RS इंटू GS। अब हमें चाहिए ट्रांसफर फंक्शन और वो होता है CS अपॉन RS। तो कितना हो जाएगा, CS अपॉन RS। ये क्या है मेरा, ये है ट्रांसफर फंक्शन, इक्वल टू हो जाएगा GS अपॉन 1 माइनस प्लस GS। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक है, अगर हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक है तो निगेटिव आता है, निगेटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव यहाँ पे आता है। मतलब टाइप ऑफ फीडबैक के बेस पे यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। अगर आपने निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यूज किया है तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस GSHS, और अगर आपने पॉजिटिव फीडबैक यूज किया है तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस GSHS। इसलिए साइन को इन्वर्ट करके लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। कई बार इसको हम क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन भी बोल देते हैं, CLTF करके भी बोल देते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने फीडबैक जो लिया जाता है वो यूनिटी लिया जाता है, फॉर यूनिटी फीडबैक। अगर हमारा फीडबैक यूनिटी है इट मींस जो हमारे पास HS है उसकी वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, 1 ले रहे हैं। तो हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाता है बेटा, फिर उस केस में हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है GS अपॉन 1 माइनस प्लस GS। ये एक काम करता हूं, मैं इसको इतना ही लिख देता हूं, 1 माइनस GS। ये हो जाएगा फॉर पॉजिटिव फीडबैक है ना, और CLTF अगर हम निगेटिव फीडबैक के लिए निकालते हैं तो वो हो जाएगा GS अपॉन 1 प्लस GS और निगेटिव फीडबैक। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने लिख दिया, माइनस प्लस को अलग अलग करके लिख दिया। पॉजिटिव फीडबैक है तो माइनस, नेगेटिव है तो प्लस। तो ये हो जाएंगे हमारे
क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अगर आपका यूनिट गेन है तो आप यूनिटी फीडबैक है तो आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 1 माइनस जीएस हो जाएगा, यानी कि ऊपर और नीचे की टर्म सेम आ जाती है। तो ये होता है हमारा क्लोज लूप में ट्रांसफर फंक्शन। कभी भी आपके पास कुछ क्लोज लूप टाइप का मिलेगा तो उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है हमेशा जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एच एस होता है। अगर वो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो वो जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस होता है। प्लस माइनस फीडबैक के बेस पे आप यहाँ पर प्लस और माइनस लगाते हैं कि कौन सा फीडबैक सिस्टम है। वो आपको क्वेश्चन में या जो भी आपको सॉल्व कर रहे हैं, जिस सिस्टम को हम सॉल्व कर रहे हैं वहां पे मेंशन होगा कि वो प्लस में है कि माइनस है, फीडबैक पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो देखो इसमें साफ नाम से पता चल रहा है कि हम लूप को ओपन कर दे रहे हैं, हम लूप को यहाँ पर ओपन कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए जो मेरा सिस्टम था वो कुछ इस तरह का था, है ना, ये जो सिस्टम था, ये मेरे पास जीएस था, यहाँ पे मेरे पास सीएस है और ये मेरे पास फीडबैक था एचएस। ठीक है जी। अब इस एचएस को मैंने आगे क्या कर दिया, ओपन कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब अगर इसको ओपन कर दिया तो यहां से जो मेरा इनपुट आरएस जा रहा था, यहाँ आउटपुट सीएस आ रहा था। अब देखिए हमारे पास एक सीरीज पाथ बन गया एक तरह से। ये जो हमारे पास पूरा है ये क्या है, जीएस इंटू एचएस। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जिसको मैं OLTF भी लिख सकता हूं। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, OLTF। ये कितना होता है बेटा, ये होता है GS इंटू एचएस। बस ये दोनों चूंकि सीरीज में आ गए तो GS इंटू एचएस गेन तो ऐड हो जाएगा ना। जब दो ब्लॉक सीरीज में हम लगाते हैं तो उनका गेन ऐड हो जाता है। अगर अभी ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आगे जाके हम जब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक सीखेंगे तो वहां पे भी मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि जब दो ब्लॉक कैस्केड में लगे होते हैं या बैक टू बैक कनेक्ट होते हैं तो उनका गेन आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये भी तो बैक टू बैक कनेक्टेड है तो इनका गेन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS अपॉन एचएस। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई, बढ़िया। अब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल है आपका कैलकुलेशन करने में स्टेबिलिटी की। ठीक है, रीजन क्या है कि जब आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है GS अपॉन 1 प्लस माइनस प्लस GS HS। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, GS अपॉन 1 माइनस प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। या अगर वो फॉर यूनिटी फीडबैक है, फॉर यूनिटी फीडबैक, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो हमारा हो जाएगा GS अपॉन 1 माइनस प्लस GS। अभी लिखा था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई। अब तो HS 1 हो गया, ठीक है, HS इक्वल टू क्या है, 1 है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। तो अब मेरे पास OLTF कितना बचा, अगर मैं इसमें HS इक्वल टू 1 कर दूं तो मेरे पास GS बचेगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अपॉन 1 माइनस प्लस OLTF। लेकिन ये केवल यूनिटी फीडबैक के केस में वैलिड है, क्योंकि अगर यूनिटी फीडबैक नहीं है तो फिर वो फॉर्मूला ये बनेगा। यूनिटी फीडबैक के केस में HS 1 हो जाएगा तो OLTF इक्वल टू GS हो जाएगा। अब इसको करने का रीजन क्या है, क्यों हम इसको कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। देखो जो हमारे सिस्टम होते हैं, जितने भी हमारा सिस्टम है जिसका आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, अल्टीमेटली कंट्रोल सिस्टम का जो मेन पर्पज है ना बेटा, वो है एक सिस्टम को स्टेबलाइज करना, उसकी स्टेबिलिटी को अचीव करना। ठीक है, वो परफेक्टली ऑपरेट करता रहे, जो आप डिजायर्ड आउटपुट चाह रहे हो वो आपको मिलता रहे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी इनके पोल्स पे डिपेंड करती है। सिस्टम की स्टेबिलिटी पोल्स पे डिपेंड करती है। अच्छा, पोल क्या होते हैं, पोल मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, अभी फिर बता दे रहा हूं। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में एस की वो वैल्यू जिससे फंक्शन मेरा इनफाइनाइट बन जाता है, वो मेरे पोल्स कहलाते हैं। तो यहीं से हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है। जो डिनोमिनेटर है इसी से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, इसी से पोल बनेंगे, और वही पोल और वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स जिसको हम बोल सकते हैं, या पोल्स जिसको हम बोल सकते हैं, यही चीजें तो सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है कि सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कि मेरा जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है इसमें कुछ चेंजेस मैं करता हूं, तो आप देखिए अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कुछ चेंज करूंगा तो मेरा पूरा फंक्शन जो है वो चेंज होगा।
इसकी स्टेबिलिटी चेंज होगी। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी को चेंज करना है या मुझे मेरे डिस्टरबेंस आता है कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए स्टेबिलिटी के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालते भी है। खैर ये सब चीजें जो है बेटा अभी थ्योरेटिकल चल रही है, तो हो सकता है कि आपको इसको अभी प्रैक्टिकली रिलेट करने में दिक्कत आएगी। जब हम इसके एग्जांपल्स करना शुरू करेंगे तब आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ सर ने बताई थी ये बात। तो जो चीज मैं आपको अभी बता रहा हूँ इन सब पे ही बेस्ड है आपकी पूरी कंट्रोल सिस्टम कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, उनका यूज क्या है, कैसे वो स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं, कैसे स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, सारी चीजें आएंगी। जो एक एक वर्ड में बोल रहा हूँ ना, ये केवल इंट्रोडक्शन है। एक एक वर्ड मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ आगे चल के। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे एक एक वर्ड्स को हम डिटेल में करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन का केवल इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है। अभी तो इसको आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी बेटा ट्रांसफर फंक्शन की। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, हालांकि मैंने केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिया है। मान लीजिए यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रही है आई, ठीक, और इसको मैं लाप्लास फॉर्म में लिख लेता हूं। तो लाप्लास फॉर्म में मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आर, और इसको मैं कैपेसिटर को लिख सकता हूं सी एस, ठीक है, 1/CS, और ये आ जाएगा इधर, ठीक है, इधर हो जाएगा V आउटपुट और इधर आ जाएगी करंट मेरी IS, ठीक है, इधर हो जाएगा मेरा VIS। ये सब मेरे लाप्लास में मैंने कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहता हूं तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा बेटा, इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन होगा आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है V नॉट, इनपुट क्या है V इनपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। बस मुझे ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन जो भी आपको करना है वो करो, इक्वेशन बनाओ, जैसे करना है वैसे करो। पहले एक इनपुट इक्वेशन बना ले। तो फॉर इनपुट टर्मिनल, फॉर इनपुट, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भैया VIS इक्वल टू, पहले तो I इंटू आर होगा, तो IS इंटू आर प्लस फिर IS इसमें जाएगी तो हो जाएगा IS इंटू 1/CS, ये आ जाएगा। तो यहां से हम IS को कॉमन ले सकते हैं और आ जाएगा हमारे पास R प्लस 1/CS, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, VIS। अब आउटपुट टर्मिनल पे लगाओ तो हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट S, आउटपुट कितना है, ये वाला आउटपुट है, तो ये कितना हो जाएगा, IS इंटू 1/CS, IS इंटू 1/CS, CS ब्रैकेट में नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है जी। अब IS इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, यहां से IS इक्वल टू हो जाएगा C इंटू S इंटू V नॉट S, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। IS की वैल्यू उठा के यहां रख दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, VIS इक्वल टू CS इंटू V नॉट S, और ये हो जाएगा RCS प्लस 1/CS, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, RCS प्लस 1/CS। V नॉट और VI का हमें रेशियो लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, V नॉट S अपॉन VIS इक्वल टू हो जाएगा CS से CS कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा RCS प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/RCS प्लस 1, यही हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस CS से ये CS कैंसिल हो जाएगा, है ना, और V नॉट अपॉन V इनपुट आ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, 1/RCS प्लस 1, तो ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा, 1/RCS प्लस 1, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। तो बस आपको ट्रांसफर फंक्शन जब निकाल रहे हैं ना, ये ध्यान रखना है कि हम आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनपुट हमें कहां से मिलेगा, सो दैट कि मैं उसका रेशियो निकाल पाऊं। अगर रेशियो निकाल देंगे तो उससे आपको ये भी सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा, ये एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो केवल ये समझाने के ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, आगे चल के बड़े क्वेश्चन करेंगे, ये केवल समझाने के लिए था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू होता है वो है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम।
ये चीज हमने बीएसएस में भी पढ़ी है और यही चीज आपको अब कंट्रोल सिस्टम में पढ़नी है। बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो आपने बीएसएस में भी पढ़ा है और आपको कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ना है, जैसे स्टेट स्पेस एनालिसिस, लाप्लास का तो यूज है ही पूरी कंट्रोल सिस्टम में, जैसे आपका ये वाला टॉपिक हो गया। इसी तरह से 2-4 टॉपिक आपके अलग अलग सब्जेक्ट से इसमें मिलते हैं, थोड़ा सा उसमें एडिशन होता है, बाकी ज्यादा चीजें सेम होती है। जैसे मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब क्या है कि देखिए हमारे पास 2 तरीके के फोर्स होते हैं। जो मैकेनिकल सिस्टम होता है, उस मैकेनिकल सिस्टम में अगर मैं आपसे बात करूं, एक मैकेनिकल सिस्टम जो होता है ना बेटा, इस मैकेनिकल सिस्टम में 2 टाइप के फोर्स होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल फोर्स, ट्रांसलेशनल फोर्स, और एक होता है रोटेशनल फोर्स। इसको हम समटाइम्स टॉर्क भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, टॉर्क बोल देते हैं। तो दोनों मैकेनिकल सिस्टम को मॉडल कैसे किया जा सकता है? एक तो वो सिस्टम है जो चीजों को एक लाइन में मूव करा रहा है, जैसे ये एक लाइन है, ये इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं और इसको आगे मूव करा रहा हूं, तो ये एक ट्रांसलेशनल सिस्टम हो गया जिसको हम एक लाइन में मूव कराते हैं। वहीं अगर मेरे पास कोई डिस्क है या कोई सपोज काटने वाली मशीन है और इसको मैं घुमाना चाह रहा हूं, ठीक है, इसको मैं घुमाना चाह रहा हूं, तो मुझे इस पे टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल सिस्टम, या रोटेशनल टॉर्क उसमें कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों तरीके के सिस्टम के लिए कैसे उसको मॉडल किया जाएगा वो आपको समझना है। तो सबसे पहले आप क्या समझेंगे, ट्रांसलेशनल सिस्टम की बात करेंगे। हम कौन से सिस्टम की बात करेंगे, ट्रांसलेशनल सिस्टम। तो ट्रांसलेशनल सिस्टम जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे कि भाई जो अप्लाई फोर्स कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कौन कौन से फोर्स काम करते हैं। भाई हमें पता होना चाहिए ना कि अगर मैं सिस्टम पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे फोर्स को अपोज करने वाले रीजन क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि सारे रीजन एक साथ मुझे देखने को मिल जाए, हो सकता है एट अ मोमेंट मुझे कोई एक रीजन मिले, कोई 2 रीजन मिले, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर तो हम सारे पॉसिबल रीजन की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है, 3 टाइप ऑफ फोर्स ड्यू टू एलिमेंट। एलिमेंट की वजह से 3 तरीके के फोर्स लगते हैं जो कि अपोजिंग फोर्स है। ये सब कैसे हैं, अपोजिंग फोर्स है। ये सब कैसे फोर्स है बेटा, अपोजिंग फोर्स है। अपोज कर रहे हैं, किसका अपोज कर रहे हैं, जिस फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाइड फोर्स का ये अपोज कर रहे हैं। कैसे अपोज कर रहे हैं वो समझिए। सबसे पहला जो आता है इनर्शियल फोर्स, फोर्स ड्यू टू मास, यानी कि जिस बॉडी को आपको खिसकाना है, जिसको धक्का लगाना है, वो कितना भारी है, वो कितना भारी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको एक बाइक को धक्का लगाना है तो आराम से लगा देंगे, फिर लेकिन आपसे कोई कहे कि आपको ट्रक को धक्का लगाना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, हो सकता है आप उसको धक्का ना भी लगा पाए, इतना फोर्स चाहिए। तो जितना ज्यादा मास होता है उतनी ही ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, या यूं कहिए कि जितना ज्यादा मास होगा अपोज भी वो उतना ही ज्यादा करेगा, तो उसके लिए हमें अप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा फोर्स को। ये बात समझ में आ गई, जितनी भारी चीज उतना ज्यादा फोर्स। तो जो मास होता है वो मास क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए, ये मास फोर्स है ड्यू टू मास। अब ए क्या होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी टी। तो ए को मैं क्या लिख सकता हूं, डीवी बाई डी टी। और जो वेलोसिटी है यानी कि यू, और यू इक्वल टू कितना होता है, डी एक्स बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो मैंने फोर्स को, फोर्स ड्यू टू मास मैंने लिखा एम डी यू बाई डी टी, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, एम ए। तो ये जो फोर्स होता है ये एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेरिवेटिव के, और डिस्प्लेसमेंट के डबल डेरिवेटिव के। तो ये आपको इक्वेशन मिल गई, सारी टर्म क्लियर हो गई कि मास की वजह से क्या होता है। एक दूसरा डैम्पिंग फोर्स हो सकता है। डैम्पिंग फोर्स का मतलब विस्कस डैम्पिंग, जैसे पिचकारी में होता है ना,
कि जब आप पिचकारी को दबाते तो वो स्मूथली जाता है, तो वहां पे क्या कर रहा है, एक डैम्पिंग फोर्स काम कर रहा है जो एकदम झटके से आपको आगे नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, अगर आप चाहो, जैसे इंजेक्शन है, इंजेक्शन को जब आप इंजेक्ट करते हो, आप चाह के भी उसे एक झटके में इंजेक्ट नहीं कर सकते हो, अगर उसमें दवाई भरी हुई है, वो अपने फ्लो से जाएगी, राइट। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर डैम्पिंग फोर्स लग रहा है। वो डैम्पिंग फोर्स क्या कर रहा है, आपके फोर्स का अपोज कर रहा है। आप उसको तेजी से दबा रहे हो, लेकिन वो कहेगा नहीं, स्मूथली ही ये अंदर जाएगी दवाई, झटके से नहीं जाएगी। तो वो कैसा फोर्स कहलाता है, विस्कस फोर्स। लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। तो जो डैम्पिंग फोर्स है, इसका कांस्टेंट हमने लिया हुआ है v, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के। तो हम कह सकते हैं कि एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, या ये हो जाएगा b इंटू यू। और u इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी है u, तो अगेन वो कितना हो जाएगा, dx बाई dt। तो एफ बी इक्वल टू हो जाएगा b इंटू dx बाई dt। मैं सभी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरा वेरिएबल एक ही मुझे दिखाई दे, सेम वेरिएबल के साथ में आगे बढ़ूं। तो मैं सब में x वेरिएबल तक लेके आ रहा हूं, राइट। तो ये बात समझ में आ गई। तीसरा फोर्स होता है बेटा स्प्रिंग फोर्स, कि जब आप किसी स्प्रिंग पे लगा हुआ है सिस्टम में, आप उसको खींच रहे हो तो स्प्रिंग उसको वापस खींच रहा है, या दबा रहे हो तो स्प्रिंग उसको दूर भेज रहा है, मतलब स्प्रिंग भी तो अपोज करेगा ना। तो अपोज करने वाला फोर्स एक आपका स्प्रिंग फोर्स भी हो सकता है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, कितना आप उसको प्रेस कर रहे हो, कितना खींच रहे हो, ये उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो एफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू के एस, एफ ए इक्वल टू के इंटू एक्स। एक्स को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यू, हालांकि इसकी जरूरत है सच नहीं है। तो हमने देखो तीनों इक्वेशन को की फॉर्म में ले आए। स्प्रिंग फोर्स हमारा के इंटू एक्स है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है डैम्पिंग फोर्स, और सेकंड डेरिवेटिव है आपका फोर्स ड्यू टू मास। तो ये हुआ एक हमारा ट्रांसलेशनल सिस्टम, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अपोजिंग फोर्स के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करी है। अब जैसे केसीएल होता है ना, कि किसी पॉइंट पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या जितनी एनर्जी हम लेते हैं उतनी यूज हो जाती है। सेम यहाँ पर एक प्रिंसिपल यूज होता है, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। वो भी यही कहता है कि किसी पॉइंट पे जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो अपोजिंग फोर्स भी उतना ही लग रहा होगा। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मैं किसी को धक्का दे रहा हूं और वो नहीं इधर उधर शिफ्ट हो रही है, इट मींस कि जो अप्लाइड फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है वो एटलीस्ट इक्वल है, ठीक है। ये डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल कहलाता है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रोटेशनल सिस्टम की भी, कि भाई रोटेशनल सिस्टम में क्या होता है। तो वही चीज रोटेशनल में भी है, बस यहाँ पर फोर्स की जगह टॉर्क लगेगा, और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लीनियर नहीं होगा। पहले जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो लाइन में होता था, अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद खिसक के यहाँ पहुंच गए, तो ये जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा। लेकिन जब एक सिस्टम रोटेशन करता है, तो रोटेशन करने में कितने डिग्री वो घूम गया, तो वहां जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना बेटा, वो डिग्री की फॉर्म में होता है, थीटा की फॉर्म में होता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज थीटा। तो मान लीजिए ये कोई शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे आप एक टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज एक्सटर्नल टॉर्क, यानी कि इसको आप अप्लाई कर रहे हैं, और ये थीटा डिग्री आप इसको मूव करा रहे हैं। तो जब थीटा डिग्री मूव कराएंगे, तो इसमें जो जे है, जे क्या है, इसकी इनर्शिया, ये क्या है, इसकी इनर्शियल टॉर्क कहलाएगा। तो ये भाई, ये भी तो जितना भारी है घूमने में उतना ही अपोज करेगा, ठीक है, उतना ही ये इसको अपोज करेगा। तो यहाँ पर भी जो जे है ये इसका अपोज करता है, ये इसकी इनर्शिया होती है। जे क्या होती है, इसकी इनर्शिया होती है। तो ये जे पे डिपेंड करेगा। तो जो हमने टॉर्क इसमें लग रहा है, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, या ऐसे भी समझ सकते हैं, टॉर्क जो होता है वो जे इंटू एक्सिलरेशन होता है, अल्फा, ठीक है, एंगुलर एक्सिलरेशन। तो उसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, या जे इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। यहां पर हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो बेटा थीटा की टर्म में बनाएंगे। सिमिलर इक्वेशन है, वहां पर मास था, यहां पर हमने जे को लेके आ गए, ठीक है। वहां पर बी था, तो यहां पर भी बी रहेगा। वहां पर एक्स था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एंगुलर हो जाएगा, तो वो थीटा हो जाएगा। इतना फर्क है केवल। डैम्पिंग टॉर्क वही डैम्पर है, अगर आप उस डैम्पर को रोटेशन में लेके जा रहे हो, वहां भी वो अपोज करेगा। अगेन ये ई जो है, जो टॉर्क इसमें अपोज कर रहा है, वो बी इंटू डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। सिमिलर है, वहां पे डी एक्स बाई डी टी था, यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी है। यहाँ बी इंटू ओमेगा हो गया, वहां बी इंटू वी था, इतना फर्क है बस। उसके बाद स्प्रिंग टॉर्क, ये भी आपको सिमिलर वे में अपोज करेगा। तो जितना आप एंगुलर ट्विस्ट करेंगे उतना ही अपोज करेगा। तो
तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, या टॉर्क इक्वल टू के इंटू थीटा। तो के, बी और जे ये सब क्या है, कांस्टेंट है। जे क्या है, इनर्शियल कांस्टेंट। ये बी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये सब अपोजिंग फोर्स है जो आपके रोटेशनल मूवमेंट का अपोज करते हैं, जो आपके रोटेशनल मूवमेंट का अपोज करते हैं। अपोज कर रहे हैं तो हमें निकालना है क्या, डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। क्या कहता है डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स उस पर काम कर रहा है, obeys the following principle, क्या, if for any body algebraic sum of externally applied force and resisting motion in any direction is equal to 0। तो बेटा फोर ट्रांसलेशनल मोशन, अब मैं क्या लिख सकता हूं, फोर ट्रांसलेशनल मोशन कितना हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू, अपोजिंग फोर्स कौन कौन से थे, एम टी प्लस एफ बी टी प्लस एफ ए टी। एफ मास की वजह से, डैम्पर की वजह से और स्प्रिंग की वजह से। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के इंटू एक्स। ठीक है जी, ये इक्वेशन आ गई हमारी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। और अगर मैं निकालना चाहूं फोर रोटेशनल मोशन, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जे, अब मैं ये वाला नहीं लिख रहा हूं, टी जे टी बी टी के, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दे रहा हूं, जे टी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, एक तो ये वाला फोर्स अपोज कर रहा है, प्लस बी डी थीटा बाई डी टी, ये वाला फोर्स अपोज कर रहा है, प्लस के इंटू थीटा। तो अगर आप इन इक्वेशन और इक्वेशन को देखें तो m की जगह पर j आया है और x की जगह पर थीटा आया है और v की जगह ओमेगा आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है, फोर्स की जगह पर टॉर्क आ गया। तो ये हमारी रोटेशनल मोशन के लिए। तो इस तरह से आप अपने मैकेनिकल सिस्टम को मॉडल कर सकते हो। अब समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू कंपेयर इट विद द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कंपेयर कर रहे हो, राइट, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट। तो देखिए सीरीज आरएलसी सर्किट कैसा होगा, आर होगा, एल होगा और एक कैपेसिटर होगा। ठीक है, इधर से मैंने अप्लाई कर दिया सपोज बी, बी भी लिख देते हैं, कई बार ई लिख देते हैं, आर एल और, ठीक है। अगर एक आरएलसी सर्किट है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप समझिए। तो यहां पर भी हमने जब अप्लाई किया तो एक करंट हमारी फ्लो करेगी, क्या, आईटी। अब यहां पर केवीएल अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई केवीएल। ठीक है, जैसे आपने अप्लाई किया केवीएल तो अप्लाई वोल्टेज हो गया वी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर प्लस इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, एल डी आई बाई डी टी प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी, ये तो होगा। अब मुझे आप ध्यान से अगर समझें तो वहां जो हमारी इक्वेशन आ रही थी वो डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में आ रही थी, यानी कि डी स्क्वायर थीटा या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, उसी के जैसी इक्वेशन बनाना है और यहाँ पे इंटीग्रेशन को रिमूव करना है। वहां पे कोई इंटीग्रेशन की टर्म तो थी नहीं मैकेनिकल सिस्टम में, तो यहाँ भी हमें इंटीग्रेशन नहीं चाहिए। तो मैं इंटीग्रेशन को कैसे हटा सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो मैं इससे क्या लिख सकता हूं, v इक्वल टू आर इंटू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है जी, आई की जगह आ गया, और एल ये डी आई पहले से था, अब एक और मिल गया तो डेरिवेटिव डबल हो जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 1/c इंटू आई, राइट। अब
मैं इसको अगर रीअरेंज कर लूं डेरिवेटिव की फॉर्म में, जैसे मैंने मैकेनिकल में किया था, पहले डबल फिर सिंगल फिर वन, तो मैं इसको लिख सकता हूं v इक्वल टू एल डी स्क्वायर क्यूब बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस 1/c इंटू आई। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन फॉर सीरीज सर्किट, फॉर ट्रांसलेशनल सिस्टम और रोटेशनल सिस्टम, फॉर मैकेनिकल सिस्टम। अब आप इसको अगर कंपेयर कराने जाएंगे तो मैं लिख सकता था क्या, F इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के इंटू एक्स, यही तो थी। और टॉर्क के लिए अगर लिखोगे तो लिखेंगे जे टी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा बाई डी टी प्लस के इंटू थीटा। अब देखिए 1 2 एंड 3, अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं, कंपेयर 1 2 एंड 3, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, V और उसके एनालोगस क्या है, F और E। वोल्टेज जो यहां पर काम वोल्टेज कर रहा है वो यहां पर फोर्स और टॉर्क कर रहे हैं। डबल डेरिवेटिव में कांस्टेंट क्या है L, यहाँ क्या है M और यहाँ क्या है J, यानी कि L का एनालोगस क्या है M और J, ठीक है। B के एनालोगस क्या है R, R किसके एनालोगस है, B के। दोनों केस में ये हो गया ट्रांसलेशनल सिस्टम और ये हो गया रोटेशनल सिस्टम, ठीक है। यहां पर क्या है 1/c, तो 1/c किसके जैसा है, 1/c किसके जैसा है, k के जैसा है। इस दोनों सिस्टम में क्या है, k है। अच्छा, जो डेरिवेटिव है किसका है, q का है। तो जो यह काम यहाँ पर q कर रहा है वो ट्रांसलेशनल सिस्टम में x कर रहा है और रोटेशनल सिस्टम में थीटा कर रहा है। बस ये कहलाती है एनालॉगी, यानी कि वोल्टेज के एनालॉगस क्या है, फोर्स, वोल्टेज के एनालॉगस क्या है, टॉर्क। अगर हम दो तरह के सिस्टम में कंपेयर कर रहे हैं तो किसी भी एक में कंपेयर करने को मिल जाता है, किसी भी दो में कंपेयर करने को मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स वोल्टेज या फोर्स करंट एनालॉगी, टॉर्क वोल्टेज या टॉर्क करंट एनालॉगी। यानी कि अगर आप फोर्स और वोल्टेज को कंपेयर कर रहे हो तो वो कहलाएगी फोर्स वोल्टेज जो सीरीज में हो गया, या टॉर्क को इससे कंपेयर कर रहे हो तो ये हो जाएगी टॉर्क वोल्टेज। तो अभी जो हमने किया है ये तो हो गया हमारा FV और ये हो गया हमारे पास EV एनालॉगी, ठीक है। ये एनालॉगी है, बस एनालॉगी में इतना ही करना होता है, ये आपको समझना है। इसी तरह से अगर मैं एक और सिस्टम लूं अपना पैरेलल RLC सिस्टम, यानी कि यहां पर यहां पर हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दिया V, यहाँ करंट जा रही है I, रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है IR, इसमें करंट जा रही है IL और इसमें करंट जा रही है IC। अब अगर मैं इस पॉइंट पे KCL लगाऊं बेटा तो इनकमिंग करंट I है, जो करंट है आउटगोइंग करंट क्या है, IR IL IC। तो बाय KCL मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, I इक्वल टू IR प्लस IL प्लस IC, राइट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, IR को लिख सकते हैं V अपॉन R, IR को क्या लिख सकते हैं V अपॉन R, ठीक है। और इसको IL को क्या लिख सकते हैं, ये होता है LDI बाई dt, लेकिन अब चूंकि हमें वोल्टेज निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू dt प्लस IC क्या लिख सकते हैं C dV बाई dt। अगेन मुझे इसको फिर से ये इंटीग्रेशन की टर्म को हटाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं V इक्वल टू d फाई बाई dt, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, V इक्वल टू d फाई बाई dt, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब आपके पास इक्वल टू 1 अपॉन R d फाई बाई dt प्लस 1 अपॉन L इंटू d फाई बाई फाई आ जाएगा प्लस
सी डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई, रीअरेंज कर लेते हैं तो आई इक्वल टू हो जाएगा सी डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/r डी फाई बाई डी टी प्लस 1/L इंटू इक्वेशन 1। अगेन जो फोर्स की इक्वेशन थी और टॉर्क की इक्वेशन थी वो हमें पता है, m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के इंटू एक्स, और टॉर्क के केस में लिख लेंगे j डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस b इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस के इंटू थीटा। ठीक है, तो ये चीज आ जाएंगी। अब इसके बाद हम इसको कंपेयर करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको कंपेयर करा देंगे। कंपेयर करा देंगे तो अगेन अब की बार मेरे पास क्या है, करंट, इधर क्या है फोर्स और इधर क्या है टॉर्क। तो करंट की जगह पर फोर्स और टॉर्क है, तो यहां पर मुझे मिलेगा 1/r, सॉरी इक्वेशन तो ये वाली है ना, तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम कौन कर रहा है, इधर m कर रहा है, इधर j कर रहा है। फिर क्या है 1/r, तो 1/r की जगह मैं यहां पर b लिखूंगा, यहां पर b लिखूंगा। यहां पर क्या है 1/L, तो उसकी जगह k लिखूंगा, k लिखूंगा। यहां पर क्या है पाई है, तो यहां पर x है और यहां पर थीटा है। बस ये तो डिफरेंस है। ये हो गई मेरी फोर्स करंट एनालॉगी और ये हो गई मेरी टॉर्क करंट एनालॉगी। यही तो होती है एनालॉगी, और क्या है। एनालॉगी का मतलब ये है कि मैं करंट को किस चीज में रिप्लेस कर सकता हूं, इस वाले फॉर्म में, करंट वाले केस में मैं किस किस को किस चीज में रिप्लेस कर सकता हूं। टेम्पर की जगह क्या लगा सकता हूं, के की जगह क्या लगा सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लगा सकता हूं, यही एनालॉगी है। अब इन पूरी चीज को हमने एक टेबुलर फॉर्म में मेंशन कर दिया। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया कि अगर एक मैकेनिकल सिस्टम है तो ये होंगे फोर्स, मास, बी, के और एक्स, ये चीजें होंगी। यही चीज जब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम सीरीज में ले रहे हैं तो जो फोर्स का काम कर रहा है वो वोल्टेज है, जो एम का काम कर रहा है वो इंडक्टर है, जो बी का काम कर रखा है वो रेजिस्टर है। ये सारी चीजें आ गई। सिमिलरली पैरेलल सिस्टम यानी कि करंट वाली के लिए जो काम फोर्स कर रहा है वो काम करंट कर रही है, जो काम एम कर रहा है वो सी कर रहा है, जो काम बी कर रहा है वो 1/r कर रहा है। अभी लिख के बताया था सारा, वही चीज को मैंने समराइज करके टेबल फॉर्म में लिख दिया। और ये इधर आपका रोटेशनल सिस्टम। तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हो, यानी कि फोर्स को और वोल्टेज को कंपेयर करते हो, तो वो बन जाती है फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। फोर्स को और करंट को कंपेयर करते हो तो फोर्स करंट एनालॉगी कहलाती है। सिमिलरली टॉर्क और वोल्टेज को करते हो तो टॉर्क वोल्टेज एनालॉगी, टॉर्क और करंट को करते हो तो टॉर्क करंट एनालॉगी। ये टेबल आपको याद रखनी है, याद नहीं रख सकते हैं तो लिख ले, लेकिन जब भी आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये एनालॉगी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे कि कैसे एक एनालॉगस सिस्टम में, कैसे एक मैकेनिकल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, कैसे उसका एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम ड्रॉ कर सकते हैं। इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल की हेल्प से उसको समझेंगे, जिसमें हमारे PYQs भी होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।